अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 41st लेक्चर में हो रही है। आज का लेक्चर बेसिकली कंटिन्यूएशन ही है हमारे पिछले लेक्चर की। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में बात शुरू की थी फाइनेंशियल पॉलिसी की, और वो फाइनेंशियल पॉलिसी बेसिकली शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी कि उससे पहले हम बात करते चले आ रहे थे कि लॉन्ग टर्म में हम किस तरह जो है फाइनेंसिंग डिसीजंस करते हैं। पिछले 2-3 लेक्चर से हमने शुरू की है डिस्कशन ऑन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी एंड द मैनेजमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड ऑफ कोर्स द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो इसलिए मैं ये चाहूंगी कि आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें और फिर आज के नए टॉपिक को जो है वो हम शुरू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम नेटवर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करते हुए हमने बात शुरू की थी कैश साइकिल की और ऑपरेटिंग साइकिल की। हमने ये कहा था कि हम किस तरह जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कैश साइकिल और किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन इससे पहले हमने डिफाइन किया कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। हमारा ऑपरेटिंग साइकिल जो है बेसिकली इट स्टार्ट्स विद द टाइम जब हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं एंड इट एंड्स विद द टाइम जब हम इस इन्वेंट्री को सेल करके अपने कैश को रिसीव करते हैं। इन बिटवीन क्या है, देयर आर 2 टाइम पीरियड्स। एक है हमारा इन्वेंट्री का पीरियड और दूसरा है रिसीवेबल का पीरियड। इन्वेंट्री का पीरियड हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम द टाइम वी एक्वायर्ड द इन्वेंट्री एंड देन वी सेल द इन्वेंट्री, और रिसीवेबल का पीरियड हमारा शुरू होता है जब हम सेल करते हैं इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट एंड देन वी कलेक्ट द कैश फ्रॉम आवर रिसीवेबल्स। दोनों को ऐड अप कर दें तो हमारे पास जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल आ जाता है। Related to the operating cycle basically is another cycle which is known as the cash cycle. लेकिन कैश साइकिल को कैलकुलेट करने से पहले we need to calculate the payable period. अब payable period की definition क्या है? The time when we acquired the inventory and we make the payment for the purchases. अगर ऑपरेटिंग साइकिल में से हम पेएबल साइकिल को माइनस कर दें तो वी कम अप विद द कैश साइकिल। कैश साइकिल बाय इट्स वेरी डेफिनेशन इज कंसर्न्ड विद द टाइम पीरियड इन्वॉल्व्ड इन द कैश रिसीट्स एंड द कैश डिसबर्समेंट। जब हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो हमारी डिसबर्समेंट्स पहले होती हैं और रिसीट्स जो हैं वो बाद में होती हैं। इसलिए हमने ये कहा कि ये हमारे सारे टाइम पीरियड्स और ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं दे हैव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। एक ये है कि ये अनसिंक्रोनाइज्ड है और दूसरा ये है कि दे आर अनसर्टन। अनसिंक्रोनाइज्ड इन द सेंस कि हमारे डिसबर्समेंट कैश की और रिसीट की जो है दे डू नॉट अकर एट द सेम टाइम। इसलिए हमें गैप को फिल इन करने के लिए वी नीड टू बोरो फंड्स ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस और वी नीड टू यूज द एग्जिस्टिंग रिजर्व्स ऑफ द कैश। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि इनका लेवल क्या होना चाहिए, द लेवल बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू शॉर्टन द कैश साइकिल। कैश साइकिल को हम किस तरह कम कर सकते हैं? देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ द कैश साइकिल: इन्वेंट्री पीरियड, रिसीवेबल पीरियड एंड द पेएबल पीरियड। तो हम कैश साइकिल को छोटा कर सकते हैं अगर हमारा इन्वेंट्री पीरियड और रिसीवेबल पीरियड जो है वो छोटा हो जाए और पेएबल पीरियड जो है वो लंबा हो जाए, यानी हम पेमेंट्स को डिले कर दें और रिसीट्स को जो है वो अर्ली कर दें। तो हमारा मिनिमम गैप हो जाएगा बिटवीन द कैश रिसीट्स एंड द कैश डिसबर्समेंट। तो दिस वाज आवर प्रीवियस लेक्चर रिलेटेड टू द कैश एंड द ऑपरेटिंग साइकिल। अब हम आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर बेसिकली इज फोकस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी के हमारे 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि कितनी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमारे करंट एसेट्स के अंदर, यानी हमारा लेवल ऑफ रिसीवेबल, इन्वेंट्री,
कैश क्या होना चाहिए, और दूसरी एस्पेक्ट है कि इनको किस तरह से हमें फाइनेंस करना चाहिए। यानी हमारी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी है वो दो इश्यूज को एड्रेस करती है। द फर्स्ट इश्यू इज टू डिटरमिन द ऑप्टिमल लेवल ऑफ द करंट एसेट्स, एंड द सेकंड पार्ट इज कंसर्न विद कि इस लेवल को जो हमने कहा कि इज ऑप्टिमल, उसको हम किस तरह फाइनेंस करेंगे, कौन से सोर्सेज ऑफ हमारे फंड्स होंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी पॉलिसीज का पहले कि देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ पॉलिसी, कि बेसिकली हमारी पॉलिसीज की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं, और फिर उसके बाद हम कैरी ऑन करेंगे एंड विल कंक्लूड विद द कैश बजट, कि जो कि एक मींस है फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हम फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को फोरकास्ट करते हैं, और डेफिसिट एंड सरप्लसेस को देखते हुए हम जो है बोरोइंग ही करेंगे या इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। अब देयर कैन बी टू पॉलिसीज in order to determine the size of investment in our current assets। जैसे कि मैंने पहले कहा कि there are two aspects, एक ये है कि size of investment in the current assets को determine करना, और दूसरा ये है कि financing opportunities या financing alternative जो है वो क्या है हमारे current assets को finance करने के लिए। The first area जहां पे हम बात करते हैं कि साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, तो इसमें वी कैन फॉलो टू पॉलिसीज, एक है हमारी रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज और दूसरी है हमारी फ्लेक्सिबल पॉलिसी। फ्लेक्सिबल पॉलिसी को हम कंजर्वेटिव पॉलिसी भी कह सकते हैं। एक ऐसा फाइनेंशियल मैनेजर जो कि कंजर्वेटिव है, इज नॉट इन अ मूड टू टेक मोर रिस्क, कंजर्वेटिव है या रिस्क अवर्स है। तो वो क्या करना चाहेगा कि इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी अनफोर्सीन नेगेटिव इंसिडेंट वुड लाइक टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स, जबकि हमारी रिस्ट्रिक्टेड जो पॉलिसी होगी दैट रिफ्लेक्ट्स अ फाइनेंशियल मैनेजर हु इज रिस्क टेकर, तो वो क्या करना चाहेगा, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रखना चाहेगा इन द करंट एसेट्स। So that we have defined here कि size of the investment in current assets, there are two policies, one is flexible policy और जिसको हम ये कह सकते हैं कि conservative policy, और a policy followed by a risk averse financial manager, he will try to maintain a high ratio of current assets to sales, यानी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा करंट एसेट्स में। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी जिसको हम एग्रेसिव पॉलिसी भी कह सकते हैं, which a financial manager who likes to take risk will opt for, will maintain a low ratio of current assets to sale। फिर आते हैं दूसरे इश्यू की तरफ, and that is financing the current assets, कि करंट एसेट्स का पहले हमने साइज या लेवल जो है वो डिटरमिन कर दिया, अब हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग क्या होना चाहिए। अगेन एज पर दीज टू पॉलिसीज, एक हमारी फ्लेक्सिबल और दूसरी रिस्ट्रिक्टिव। क्या होगा कि फ्लेक्सिबल या रिस्ट्रिक्टिव, फ्लेक्सिबल या कंजर्वेटिव जो कि एक रिस्क अवर्स फाइनेंशियल मैनेजर फॉलो करेगा, वो क्या करना चाहेगा कि अपने करंट एसेट्स को फाइनेंस करना चाहेगा ज्यादा पोर्शन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डेट। सो फ्लेक्सिबल पॉलिसी में हमारे पास लेस शॉर्ट टर्म डेट एंड मोर लॉन्ग टर्म डेट। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी जो कि हमारे एक अग्रेसिव फाइनेंशियल मैनेजर की है, he will take more short term debt as compared to the long term debt। So these are the two policy alternatives। अब हम किस तरह इसको जो है aggressive and restrictive को लेके आगे चलते हैं, इसे कि if policies are flexible with regard to current assets, तो हम क्या करेंगे, we'll keep larger cash and the marketable securities balances। क्योंकि ये जो है एक रिस्क अवर्स फाइनेंशियल मैनेजर की पॉलिसी है, तो ही वुड अवॉइड एनी रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ कैश, तो वो ज्यादा बैलेंसेस रखेगा कैश का और मार्केटेबल सिक्योरिटीज का। व्हेन इट कम्स टू द इन्वेंटरीज, तो इन्वेंटरी में भी वो स्टॉक आउट्स को अवॉइड करने के लिए लार्जर इन्वेस्टमेंट करेगा इन इन्वेंटरी। एंड फाइनली रिसीवेबल्स में क्या होगा कि ही विल ऑफर मोर लिबरल टर्म्स एंड देयरफॉर विल बी हैविंग मोर रिसीवेबल्स ऑन द बैलेंस शीट।
दूसरी तरफ आते हैं हम कि कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा हमारा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और फाइनेंशियल मैनेजर। हमारा फाइनेंशियल मैनेजर डज नॉट अवॉइड द रिस्क, ही इज नॉट रिस्क अवर्स, रादर ही वुड लाइक टू टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क। तो ये क्या करेगा, विल कीप लोअर लेवल ऑफ कैश इन द मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एज्यूमिंग के आइडल कैश जो पड़ा हुआ है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको कहीं और इन्वेस्ट करके उस पे इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया जा सकता है। When it comes to the inventories, तो इन्वेंट्री की भी लोअर लेवल्स रखेगा बिकॉज ही थिंक्स कि लोअर लेवल रखने से उसकी इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। एंड फाइनली रिसीवेबल्स में क्या करेगा, ही विल बी ऑफरिंग स्ट्रिक्ट रिसीवेबल और द क्रेडिट टर्म्स एंड देयरफॉर उसका कलेक्शन पॉलिसी अच्छी होगी एंड ही विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव कैश एज अर्ली एज पॉसिबल, और बैलेंस शीट के ऊपर लोअर लेवल ऑफ द रिसीवेबल्स जो है वो शो करेंगे। देन वी कम टू द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शॉर्ट टर्म एसेट्स। जो हमारा ऑप्टिमम लेवल होगा, अब ये दो पॉलिसीज तो हमारे पास है, एक है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी और दूसरी है हमारी फ्लेक्सिबल पॉलिसी। अब हमारा ऑप्टिमम लेवल क्या होगा कि ऑप्टिमम लेवल जो है दैट इज अ ट्रेड ऑफ इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, द ट्रेड ऑफ बिटवीन द फ्लेक्सिबल पॉलिसी एंड द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। वो हमें बताएगा कि हमारे पास कितनी जो है इन्वेस्टमेंट का लेवल होना चाहिए। करंट एसेट होल्डिंग्स आर हाईएस्ट विद द फ्लेक्सिबल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी एंड लोएस्ट विद द रिस्ट्रिक्टिव वन। सो द फ्लेक्सिबल पॉलिसीज आर कॉस्टली as they require greater investment in current asset. However, expected future cash flows are higher too. कि जब हम फ्लेक्सिबल पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें हमारा फोकस किस पे होता है कि हम लार्जर लेवल ऑफ करंट एसेट्स मेंटेन करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड रिस्क। लेकिन जब हम लार्जर लेवल मेंटेन करते हैं तो उसके साथ कुछ कॉस्ट जो है अटैच्ड है। कैश की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट है, रिसीवेबल के साथ भी हमारे बैड डेट के लॉसेस की कॉस्ट जो है वो शामिल है। तो इसलिए जब हम फ्लेक्सिबल पॉलिसी फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक तरफ तो ये सारी कॉस्ट है, लेकिन दूसरी तरफ उसका एडवांटेज भी है। एंड व्हाट इज दैट एडवांटेज? एडवांटेज ये है कि आप जो है स्टॉक आउट से बच जाते हैं, आपकी सेल्स, फ्यूचर सेल्स जो है वो बढ़ जाएंगी। जब आप ज्यादा अच्छी क्रेडिट टर्म्स ऑफर करेंगे अपने कस्टमर्स को, यू विल इंक्रीज द साइज ऑफ योर मार्केट, शेयर ऑफ योर मार्केट, और कैश जो है will be readily available for any kind of use and you need not to borrow, and जल्दी में जब आप borrow करते हैं immediate need के लिए, you may end up paying higher interest. So this relates to your flexible policy. Then we talk about the restrictive policy. क्या restrictive short term financial policy reduces future sales level than under the flexible policy? कि जो हमारी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है, एक तरफ तो हमें लोअर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स की वजह से सेविंग्स होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी कॉस्ट क्या है? उसकी कॉस्ट जो है वो ये है कि रिस्ट्रिक्टिव में हमारे पास कैश की अमाउंट अवेलेबल नहीं होगी एज एंड व्हेन नीडेड, इन्वेंट्री स्टॉक आउट्स हो सकते हैं, इसी तरह वी मे एंड अप लूजिंग मोर कस्टमर बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसीज। इन बिटवीन क्या है? What is the optimal level? Okay, we need to take a middle of the road strategy. So managing short-term assets involves a trade-off between carrying cost and the shortage cost. क्या अब हम जब डिसीजन करना है तो इन्हीं पॉलिसीज को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, और हम ये देखेंगे कि देयर आर टू सेट ऑफ कॉस्ट। उन दोनों सेट्स को एनालाइज करने के बाद विल टॉक अबाउट कि क्या लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हमारे करंट एसेट्स में। तो वो दो क्या है? एक है कैरिंग कॉस्ट और दूसरा है हमारे पास शॉर्टेज कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या है कि दे इंक्रीज विद द इंक्रीज लेवल ऑफ करंट एसेट्स एंड दे आर द कॉस्ट टू स्टोर एंड फाइनेंस द एसेट्स। दे आर आल्सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द करंट एसेट, यानी इन्वेंट्रीज वर्सेस द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। दूसरी तरफ आ जाती है हमारी शॉर्टेज कॉस्ट। अब शॉर्टेज कॉस्ट में क्या शामिल है? दे डिक्रीज विद इंक्रीज लेवल ऑफ करंट एसेट्स,
दे आर द कॉस्ट टू रिप्लेनिश द एसेट्स एंड ट्रेडिंग और ऑर्डर कॉस्ट. व्हाट आर द ट्रेडिंग एंड द ऑर्डर कॉस्ट? कि अवॉइडिंग स्टॉक आउट्स और कैश आउट्स थ्रू मोर फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स and the cost related to the lack of safety reserve, that is lost sales and customers and production stoppage. कि जो हमारी शॉर्टेज कॉस्ट है वो दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी जो है हमें बताती है कि जब हमारे पास लो लेवल होगा अपने करंट एसेट्स का तो हमें शॉर्टेज कॉस्ट जो है वो फेस करनी पड़ेगी. जब हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा इन द करंट एसेट्स तो हमें जो है वो कैरिंग कॉस्ट जो है वो फेस करनी पड़ेगी. तो ऑप्टिमल क्या होगा कि वी ड्रा a balance between the two cost, carrying cost and the shortage cost. इन दोनों को देखने के लिए मजीद we have taken the help of this graph कि we are saying कि short term financial policy, we have taken the amount of current assets, CA stands for the current assets on the x-axis, and we have taken the dollars on the y-axis. As we are increasing the level of our current assets, तो क्या है हमारी शॉर्टेज कॉस्ट जो है वो कम होती चली जा रही है. लेकिन करंट एसेट्स के लेवल बढ़ने से हमारी कैरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है. यानी दोनों जो है दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. कैरिंग कॉस्ट बढ़ती है करंट एसेट के लेवल बढ़ने से और हमारी शॉर्टेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है करंट एसेट के कम होने से. अगर हम दोनों को एड अप करें तो विल कम अप विद द टोटल कॉस्ट. और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम जहां पे होगी दैट शुड बी द लेवल ऑफ द करंट एसेट्स. तो टोटल कॉस्ट का कब जो है हमने देखा इनिशियली इज डाउनवर्ड स्लोपिंग के इफेक्ट ऑफ द शॉर्टेज कॉस्ट इज मोर देन द इफेक्ट ऑफ द कैरिंग कॉस्ट, रीचेस टू अ मिनिमम पॉइंट एंड देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बिकॉज नाउ कैरिंग कॉस्ट जो है वो डोमिनेट कर रही है हमारे शॉर्टेज कॉस्ट को. So the minimum point on the total cost of holding current asset जो है that is at CA star. So the CA star represents the optimal amount of current assets. Holding this amount will minimize the total cost of holding the current assets. अब इन्हीं cost को हम देखना चाहेंगे in the light of the two policies we just discussed. एक हमारी flexible policy थी और दूसरी हमारी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी. फ्लेक्सिबल पॉलिसी को हमने ये भी कहा था कि दैट इज मोर ऑफ कंजर्वेटिव. और मोर कंजर्वेटिव पॉलिसी में हम क्या करना चाह रहे हैं, वी आर मेकिंग मोर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, यानी द लेवल ऑफ द करंट एसेट जो है हम ज्यादा रखना चाहेंगे. इसलिए वी हैव रिफ्लेक्टेड दिस फ्लेक्सिबल पॉलिसी ऑन दिस ग्राफ. अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स वी हैव टेकन ऑन द एक्स एक्सिस and the dollar amount on the y-axis. Our shortage costs, they are taking a start from a very high level. क्योंकि हम एक कंजर्वेटिव फाइनेंशियल मैनेजर की बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव पॉलिसी की बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल इन द सेंस ऑफ कंजर्वेटिव, कि वो इनिशियली जो है वो कहते हैं कि अगर लो लेवल ऑफ करंट एसेट होंगे तो हमारे पास शॉर्टेज कॉस्ट बहुत ज्यादा होंगी, जबकि ऑफ कोर्स कैरिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ी होंगी. जो करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारी शॉर्टेज कॉस्ट जो है वो कम होती चली जाएंगी. टोटल कॉस्ट जो है दे आर फार अवे फ्रॉम आवर वाई एक्सिस, और ये हम एड अप कर रहे हैं शॉर्टेज कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को. तो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट क्या होगा, हमारा ऑप्टिमम पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट ऑन द टोटल कॉस्ट कर्व एंड दैट इज CA स्टार. अब CA स्टार अगर हम देखें स्टार्टिंग फ्रॉम the zero origin to a CA is a large size of investment in the current asset. क्योंकि ये हम बात करें फ्लेक्सिबल पॉलिसी की, और इसलिए फ्लेक्सिबल पॉलिसी के अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स जो है वो ज्यादा होगी. सो अ फ्लेक्सिबल पॉलिसी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन कैरिंग कॉस्ट आर लो रिलेटिव टू द शॉर्टेज कॉस्ट. कि अगर हम किसी एक ऐसी फर्म की बात कर रहे हैं कि उसका स्टॉक आउट होने की वजह से जो लॉस होता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द कैरिंग कॉस्ट, तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सिबल पॉलिसी. और फ्लेक्सिबल पॉलिसी में हमारी इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स जो है वो ज्यादा होगी. दूसरी पॉलिसी है हमारी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी. रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में हम ये कहते हैं कि दिस इज रिफ्लेक्टिंग सम रिस्क टेकिंग बिहेवियर, और उसमें हमारे पास जो है
कैरिंग कॉस्ट आर हायर देन द शॉर्टेज कॉस्ट, कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास शॉर्टेज कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है और अगर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इन करंट एसेट्स तो हमारी कैरिंग कॉस्ट जो है वो ज्यादा होंगी. So on this graph here we have taken the amount of current assets on the x-axis and we have taken the dollar amount on the y-axis. Our carrying costs are very high. Starting from the origin, the slope of the curve is very steep, whereas our shortage costs are less. So the total cost curve is closer to our y-axis, and the minimum point on our total cost gives us the optimum investment in current asset, which is the CA star. So holding a lower level of the current assets. Our restrictive policy is most appropriate when carrying costs are high relative to the shortage costs. तो ये तो थी हमारी दो तरह की फाइनेंशियल पॉलिसीज. अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कि हम इस लेवल ऑफ करंट एसेट्स को फाइनेंस किस तरह जो है वो करेंगे. सो दैट वी आर सेइंग कि फोकसिंग ऑन द फाइनेंसिंग साइड ऑफ द पिक्चर, the total asset requirements for a growing firm may exhibit change over time for many reasons, and we have listed 3 reasons: a general growth trend, a seasonal variation around the trend, and unpredictable day-to-day and month-to-month fluctuations. कि हमारे पास जो है करंट एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो करेगी. There are 3 reasons behind that. एक ये है कि जनरल ओवरऑल ग्रोथ ट्रेंड की वजह से ग्रो करेगी. दूसरा जो है हमारे पास डे टू डे मंथ टू मंथ चेंजेस की वजह से हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है. एंड थर्डली अनप्रेडिक्टेबल कंपोनेंट इज आल्सो देयर. नाउ बिफोर वी गो into the further detail of this financing aspect of the current asset, हमें current assets को 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं नॉर्मली फ्रॉम द फाइनेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू. एक है हमारी टेम्परेरी करंट एसेट्स. ये जो हमारे टेम्परेरी करंट एसेट्स हैं दे कैप्चर द सीजनल कंपोनेंट, कि अप्स एंड डाउन्स जो हमारी सेल्स में आती हैं उसको कवर अप करने के लिए जो लेवल ऑफ करंट एसेट्स हम रखते हैं दे आर द टेम्परेरी current assets. So temporary current assets sales or required inventory build-up are often seasonal. The additional current assets carried during the peak time and the level of the current assets will decrease as sales occur. उसके बाद आता है हमारे दूसरी कैटेगरी ऑफ द करंट एसेट जिसको हम कहते हैं परमानेंट करंट एसेट्स. अब परमानेंट करंट एसेट्स जो है हमारे दे आर द लेवल ऑफ करंट एसेट्स जो कि हर वक्त फर्म ने मेंटेन करने हैं टू रन देयर शो इन एन ऑर्डरली फैशन. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स है जो हर वक्त फर्म जो है वो मेंटेन करती है. रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कैश रिजर्व्स, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ रिसीवेबल्स जो कि हर वक्त फर्म अपने पास रखना चाहती है. More formally, we say that the permanent current assets are the assets firms generally need to carry a minimum level of current assets at all times. These assets are considered permanent because the level is constant, not because the assets aren't sold. अब इन दोनों को जब हम एड अप करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं टोटल करंट एसेट्स. हम ये कहते हैं कि एक फर्म के लिए जो करंट एसेट्स हैं इसके 2 कंपोनेंट है. एक है टेम्परेरी करंट एसेट्स और दूसरा है परमानेंट करंट एसेट्स. अब हम देखना चाहेंगे कि इनको हम जो है वो फाइनेंस किस तरह करते हैं. तो इसके लिए वी हैव ड्रॉन अ पर्टिकुलर ग्राफ एंड हियर वी हैव टेकन टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड वी हैव टेकन द डॉलर अमाउंट ऑन द वाई एक्सिस. हमारे जो टोटल एसेट रिक्वायरमेंट है दैट इज गिवन इन बिटवीन द लाइन जो कि टाइम को रिफ्लेक्ट करती है एक्स एक्सिस पे, and then a straight line which is going straight from y-axis to the x-axis. Now the general growth in the fixed assets and the permanent current assets are your total requirement. उसके बाद if we look at the red line, it has the peaks and the troughs, and these peaks and the troughs above that line, blue line, is reflecting the seasonal variation. यानी the distance between the peak and that line is the seasonal variation,
और जब वो खत्म हो जाती है तो वो लेवल ऑफ द करंट एसेट जो है दैट इज कोइंसाइडिंग विद द ब्लू लाइन, सो इट इज कमिंग डाउन टू 0। जब हमारे पास लेवल ऑफ द करंट एसेट्स भी मौजूद है, फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी मौजूद है, लेट्स लुक एट द वेरियस ऑप्शंस। पॉलिसी ऑप्शंस क्या है हमारे पास? फ्लेक्सिबल एंड द रिस्ट्रिक्टिव। फ्लेक्सिबल में हम किस तरह उसको फाइनेंस करेंगे, रिस्ट्रिक्टिव में हम उसको किस तरह से फाइनेंस करेंगे। फ्लेक्सिबल बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द कंजर्वेटिव, जिसमें हमारे पास हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन द करंट एसेट्स। तो उसमें हम जो है वो रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं ऑल टाइम। तो हम क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है, फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज जो है हमारे पास, एक है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और दूसरी है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। तो हम क्या करना चाहेंगे कि अपने फिक्स्ड एसेट को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से करेंगे फाइनेंस, परमानेंट एसेट्स को भी लॉन्ग टर्म एसेट डेट से फाइनेंस करेंगे, लेकिन जो हमारे टेम्परेरी करंट एसेट्स हैं उनको भी वी मे लाइक टू फाइनेंस विद द लॉन्ग टर्म डेट। सो लेट्स लुक एट दिस ग्राफ हियर कि पॉलिसी एफ, फ्लेक्सिबल पॉलिसी और कंजर्वेटिव पॉलिसी, टाइम पीरियड on the x-axis and the dollars on the y-axis. Now our marketable securities are underneath that blue lines, and then our red line basically reflects the total seasonal variations. तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि अपनी total asset requirement which is reflected with the red line, at times it is even less than the marketable securities. और सारे के सारे को blue line is reflecting the long term financing. तो हम सारी अपनी seasonal वेरिएशंस को, टेम्परेरी करंट एसेट्स को एंड परमानेंट करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म डेट से फाइनेंस कर रहे हैं। सो द पॉलिसी एफ ऑलवेज इंप्लाइज अ शॉर्ट टर्म कैश सरप्लस एंड अ लार्ज इन्वेस्टमेंट इन कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फिर हम आते हैं दूसरी पॉलिसी की तरफ, विच इज द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। रिस्ट्रिक्टिव बेसिकली इज एन एग्रेसिव पॉलिसी। उसमें जो है हम सारे के सारे करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म डेट से फाइनेंस नहीं करेंगे। सो दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड कि द ब्लू लाइन रिफ्लेक्ट्स द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड अ रेड लाइन व्हिच हैज द ट्रोज एंड द पीक्स, इट रिफ्लेक्ट्स द टोटल एसेट रिक्वायरमेंट। तो ड्यूरिंग द पीक टाइम हमारे पास क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द ब्लू लाइन एंड द रेड लाइन is the current assets which are financed by the short term financing। कि हमने सीजनल नीड को फाइनेंस किया है शॉर्ट टर्म से और परमानेंट नीड्स को लॉन्ग टर्म डेट से फाइनेंस किया है। सो पॉलिसी आर यूजेस लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर परमानेंट एसेट रिक्वायरमेंट्स ओनली एंड द शॉर्ट टर्म बोरोइंग फॉर द सीजनल वेरिएशंस, बट बेसिकली इज द बेस्ट पॉलिसी। आर वी बेटर ऑफ विद द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी और we are better off with the flexible policy? So before we make a decision on this, we need to look at the pros and the cons of having more cash. Having more cash जो है उसके benefits क्या हैं? Firms will be less likely to experience financial distress and are better able to handle emergencies or take advantage of unexpected opportunities. यानी कि फर्म जो है कभी भी उसको एज एंड व्हेन नीडेड बेसिस पे कैश जो है फौरन उसकी शॉर्टफॉल नहीं आएगी, और अगर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है तो फर्म जो है उसमें उस कैश को इन्वेस्ट कर देगी। देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और द कॉन्स? डिसएडवांटेजेस के कैश एंड द मार्केटेबल सिक्योरिटीज अर्न अ लोअर रिटर्न एंड आर जीरो एनपीवी इन्वेस्टमेंट। कि अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी रेट जो होता है हमेशा लो होता है, और अगर कैश को भी रखते हैं तो इट हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास, अगर हम एनपीवी की बात करें तो इट हैज जीरो एनपीवी। एट टाइम्स वी टॉक अबाउट द मैच्योरिटी हेजिंग, कि ट्राई टू मैच फाइनेंसिंग मैच्योरिटीज विद द एसेट मैच्योरिटीज। यानी कि अगर एसेट जो है उनकी मैच्योरिटी बहुत थोड़ी है तो यू शुड यूज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो सीजनल वेरिएशन जो हमने अभी कहा था, जिसको हम कहते हैं कि टेम्परेरी करंट एसेट्स हैं, उनको हमें फाइनेंस करना चाहिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, जबकि परमानेंट करंट एसेट्स को हमें फाइनेंस करना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। सो फाइनेंस टेम्परेरी करंट एसेट्स विद शॉर्ट टर्म डेट
and finance permanent current assets and the fixed asset with the long-term debt and the equity. Then we come to the interest rates. कि जब हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स की बात कर रहे हैं, डेट की बात करते हैं, तो we need to keep an eye on the cost of the debt as well. So the cost of the debt basically is the interest we pay on the short term borrowing and the long term borrowing. So short term rates are normally lower than the long term rates. So it may be cheaper to finance even the permanent current assets with the short term borrowing. लेकिन उसका disadvantage क्या होगा कि we may not be able to renew our short term loan to finance the permanent current assets. So firm can get into trouble if the rate increases quickly or if it begins to have difficulty making payments. They may not be able to refinance the short term loans. तो इसलिए हमें मेच्योरिटी हैजिंग की ही, मेच्योरिटी मैचिंग वाली टेक्निक ही यूज करनी चाहिए कि हमें जो करंट एसेट्स हैं, टेम्परेरी पोर्शन शुड बी फाइनेंस्ड बाय द शॉर्ट टर्म लोन एंड द परमानेंट जो पोर्शन है करंट एसेट्स का वो और फिक्स्ड एसेट दोनों को फाइनेंस करना चाहिए लॉन्ग टर्म डेट से. तो इसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे ऑन दिस स्लाइड. इस स्लाइड पे वी हैव द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस and we have the dollar amount on the y-axis. Long term हमारी borrowing restrictive policy में the lower line restrictive policy R, then the uppermost line reflects the flexible policy where we are using the long term debt to finance the temporary as well as the permanent current assets. In between we have what? We have the compromise. The compromise is where we have a portion of the current assets financed by the debt and a portion of the current asset is financed by the short term debt. Long term debt से कुछ portion finance हो रहा है और कुछ portion जो है वो finance हो रहा है short term debt से. तो compromise policy को अगर हम देखें तो what do we have? कि ये जो seasonal component है हमारे पास उसका halfway through that line is going. So the total seasonal variation का एक portion जो है वो short term financing से हो रहा है और एक portion जो है that is with the long term financing. So with the compromise policy, the firm keeps a reserves of liquidity which it uses to initially finance seasonal variations in current assets need. Short term borrowing is used when the reserve is exhausted. क्या restrictive policy में हम क्या करते हैं कि firm starts with certain level of cash and the marketable securities as a reserve. और जब seasonal variation आती है तो पहले वो यूज करती है, उसके बाद जब ये एसेट्स कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज एग्जॉस्ट हो जाते हैं देन दे गो फॉर द बोरोइंग ऑन करंट एसेट्स बाय यूजिंग द शॉर्ट टर्म बोरोइंग. तो ये तो था हमारी मुख्तलिफ पॉलिसीज और हम ये देखना चाह रहे थे कि इन पॉलिसीज को फॉलो करके हमारी करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होना चाहिए और फिर यह है कि हमारी करंट एसेट्स का वो लेवल जो है वो किस तरह से हमें फाइनेंस करना चाहिए. तो अब हम जाते हैं प्लानिंग की तरफ. कैश प्लानिंग में जो सबसे बेहतरीन डिवाइस है दैट इज द कैश बजट. कैश बजट क्या है? जैसे हम आम रूटीन में हम अपने बजट की बात करते हैं तो बजट हमेशा डील्स विद द रेवेन्यूज एंड द एक्सपेंडिचर्स और इनकम एंड द एक्सपेंडिचर. जब हम गवर्नमेंट बजट की भी बात करते हैं व्हाट डू वी गेट देयर कि टोटल रेवेन्यू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट की क्या होगी फॉर द कमिंग ईयर एंड उसके एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर क्या होंगे ऑन डिफरेंट हेड्स. अब इसी तरह फर्म्स जो हैं दे आल्सो मेक कैश बजट टू प्लान ऑन द कैश रिक्वायरमेंट्स. दो कंपोनेंट्स हैं जो कि हम रिकॉर्ड करते हैं अपने कैश बजट में. एक है कैश इनफ्लो और द कैश रिसीट्स और दूसरे है कैश आउटफ्लो या कैश डिस्बर्समेंट. दे आर बोथ एक्सपेक्टेड. So forecast of the cash inflows and outflows over the next short-term planning period is known as the cash budget. So this basically is the primary tool in planning for the short-term needs of the cash of a firm or the surpluses of the firm. अगर हम फ्यूचर में फोरकास्ट कर रहे हैं कैश इनफ्लो और हमारे टोटल कैश इनफ्लो फोरकास्टेड इनफ्लोज आर मोर देन द फोरकास्टेड आउटफ्लो तो क्या है? वी हैव अ कैश सरप्लस. उस कैश सरप्लस को हम यूज कर सकते हैं इन सम
इन्वेस्टमेंट एंड वी कैन अर्न रिटर्न ऑन इट। इसलिए अगर आज ही से हम प्लान करें तो वी कैन एंगेज आवरसेल्व्स इनटू दैट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। दूसरी तरफ अगर सिनेरियो ये डेवलप होता है कि हमारे कैश आउटफ्लोज, फोरकास्टेड कैश आउटफ्लोज आर मोर देन द फोरकास्टेड कैश इनफ्लोज, तो वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ द कैश। सो इन ऑर्डर टू हैव द स्मूथ सेलिंग इन आवर बिजनेस एक्टिविटी, तो हम क्या करेंगे कि वो जो शॉर्टफॉल है कैश की, विल ट्राई टू अरेंज फॉर अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नॉर्मली कैश बजट्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस पे हम कैश प्लानिंग करते हैं, बट हमारे वही कैश बजट जो है वीकली, मंथली एंड बाई मंथली बेसिस पे भी तैयार किए जा सकते हैं। हमारी बेसिक टेक्निक्स रिमेन्स द सेम कि सबसे पहले हम फोरकास्ट करते हैं अपने फ्यूचर कैश इनफ्लोज को, और फिर हम फोरकास्ट करते हैं अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज को, और दोनों का जो डिफरेंस है दैट रिफ्लेक्ट्स द कैश सरप्लस और द कैश डेफिसिट। So more formally, the cash budget allows a company to plan ahead and begin the search for financing before the money is actually needed. And it also records the estimates of the cash receipts, the cash which is coming in, and the disbursement, the cash which is leaving. अब इस preparation of the cash budget को we would like to explain with the help of an example. अब इस एग्जाम्पल में हम ये कहेंगे कि हमारा ये जो कैश बजट है दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस। सो लेट्स लुक एट द इंफॉर्मेशन। सो वी हैव पीटी इनकॉर्पोरेशन स्पेशलाइजेस इन टॉयज एंड रिसीव्स ऑल इनकम फ्रॉम सेल्स। आवर सेल्स एस्टिमेट्स आर इन मिलियंस। द फर्स्ट क्वार्टर एस्टिमेट्स आर 500 million, second quarter 600, third quarter is 650, and the fourth quarter is equal to 800. And the first quarter of the following year, यानी कि next year, is equal to 550. These are the sales. Then we have the information on accounts receivables. At the beginning of the year or the beginning of the first quarter, we have the receivables equal to 250 million, and the average collection period is equal to 30 days. यानी कि आफ्टर एवरी 30 days फर्म इज इन अ पोजीशन टू कलेक्ट द कैश। इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है ऑन द अकाउंट्स पेएबल यानी डिसबर्समेंट। ये तो साइड हमारी कवर कर रही थी कैश इनफ्लोज को, अब हम बात कर रहे हैं कैश डिसबर्समेंट या कैश आउटफ्लो को। तो वी हैव अकाउंट्स पेएबल। परचेजेस आर 50% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर सेल, यानी जो हम परचेजेस करेंगे वो अगले क्वार्टर की सेल्स की 50% है, एंड वी हैव द सेल्स फिगर अवेलेबल। बिगनिंग पेएबल्स आर 125 million एंड आवर अकाउंट्स पेएबल पीरियड इज 45 days। कि अकाउंट्स पेएबल्स में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है सबसे पहले यह है कि कितनी लेवल है पेएबल का, दैट इज 40% ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। फिर यह है कि बिगनिंग में हमारे पास बैलेंस कितना है, और उसके बाद ये है कि हम कितने दिनों के बाद जो है पेएबल जो है वो पे करेंगे। 45 days के बाद जो है हम डिसबर्समेंट करेंगे, यानी एक क्वार्टर के अंदर 90 days है, तो विद इन अ क्वार्टर जो है हम 2 दफा जो है वो पेएबल करेंगे। देन वी टॉक अबाउट द अदर एक्सपेंसेस और द अदर डिसबर्समेंट्स। सो अदर एक्सपेंसेस में वी हैव वेजेस, टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस आर 25% ऑफ द सेल्स। सेल्स फिगर इज गिवन, so we can calculate the other expenses as 25% of the sales figure. Interest and the dividend payments are $50 per quarter. A major capital expenditure of $200 is expected in the second quarter. And that basically is one time, and that will only take place in the second quarter. And finally, the initial cash balance is $100 and the company maintains a minimum balance of 50. यानी at the beginning of the quarter 1 कैश इस वक्त जो है that is $100, और फर्म की पॉलिसी ये है कि हर क्वार्टर के एंड पे $50 यानी $50 million का कैश जो है वो बैलेंस में रखती है। With this information, let's try to forecast the receipts, cash receipts and the disbursement, and then prepare the cash budget so that कि हमें कैश का सरप्लस और डेफिसिट जो है वो अभी पता चल जाए। Average collection period is 30 days.
and there are 90 days in a quarter. This implies that 2/3 of the sales are collected in the quarter in which the sales are made and the remaining 1/3 are collected the following quarter. क्योंकि पूरे हमारे क्वार्टर में 90 डेज हैं. अब हम कह रहे हैं कि हमारी जो सेल्स हैं वो 30 डेज के बाद जो है कन्वर्ट होंगी कैश में. इसलिए एक क्वार्टर में पहली कलेक्शन होगी आफ्टर 30 डेज, सेकंड होगी 60 डेज के बाद एंड देन द थर्ड जो है वो उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में फॉल करेगी. So 2/3 of the sales will be collected in the concerned quarter and then 1/3 of the sales for that quarter will be carried forward to the next quarter. Beginning receivables of 250 will be collected in the first quarter. क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि 30 दिन के बाद हमने कलेक्ट करने हैं तो हमारे पास इस वक्त जो रिसीवेबल्स हैं 250 के वो 30 दिन के बाद कलेक्ट हो जाएंगे एंड दे विल टेक प्लेस इन द फर्स्ट क्वार्टर ओनली. तो ओवरऑल हमारे पास सिनेरियो क्या होगा? वी हैव कैश कलेक्शंस एंड वी हैव टेकन क्वार्टर 1. Q1 is quarter 1, Q2 is quarter 2, Q3 is quarter 3 and Q4 is quarter 4. Beginning receivables are 250 and then the sales for the quarter 500. अब कैश कलेक्शंस कितनी होंगी हमारे पास? 583 और हमारे पास एंडिंग रिसीवेबल्स क्या होंगे? 167. हाउ हैव वी कैलकुलेटेड दिस? हमारी सेल्स 500 है. इस 500 का 2/3 कलेक्ट होना है हमारे इस पीरियड में. सो 2/3 ऑफ द 500 प्लस 250 जो है दैट इज इक्वल टू 583. अब 583 के बाद जो हमारे पास एंडिंग रिसीवेबल है दे आर 1/3 ऑफ 500 विच इज 167. ये 167 जो है दे विल बिकम द बिगनिंग रिसीवेबल फॉर द सेकेंड क्वार्टर. तो सेकेंड क्वार्टर में एक तो हमें ये 167 रिसीव होंगे एंड देन सेल्स कितनी है सेकेंड क्वार्टर की? 600. सो 2/3 ऑफ द 600 हमें मिलेगा प्लस 167 मिलेगा. 2/3 ऑफ 600 इज बेसिकली 400 प्लस 167 पिछले क्वार्टर के रिसीवेबल्स. टोटल कैश कलेक्शन जो होंगी वो 567 होंगी. अब हमारे रिसीवेबल्स कितने होंगे एंडिंग फॉर दिस क्वार्टर? 600 में से 400 मिल गया. So the ending receivables are 200. Now these 200s will be carried forward as a beginning receivable for the quarter number 3. And the sales for the third quarter are 650. तो 650 का 2/3 जो है वो हम कलेक्ट करेंगे in the third quarter. So 2/3 of the 650 plus 200 is equal to 633 which is our cash collections. Ending balance हमारे पास receivables का क्या है? 1/3 of 650 which is equal to 217. ये ending receivable का balance will become the beginning receivable balance in quarter number 4 and the sales for the fourth quarter is 800 million. उसका 2/3 we will be collecting in this quarter. 2/3 of 800 plus 217 is equal to 750 as our cash collections. And the ending balance of the receivable at the end of the quarter number 4 will be 267 which we have calculated as 1/3 of 800 या 1/3 of the 800 which is the sale. So अब हमने based on this information हमने कैश कलेक्शन या कैश इनफ्लोज जो है वो फोरकास्ट कर लिए फॉर ऑल ऑफ दिस 4 क्वार्टर्स. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द कैश डिसबर्समेंट्स. उसके लिए हमें पेएबल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्सपेंसेस वेजेस वगैरह की इंफॉर्मेशन चाहिए. सो दैट वी हैव डन हियर. पेएबल्स पीरियड इज 45 days. So half of the purchases will be paid for each quarter and the remaining will be paid the following quarter. And the beginning payables are equal to 125. अब हमारे पास कैश डिसबर्समेंट आई. फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास पेएबल्स हैं बैलेंस 275. Wages, taxes and other expenses we have taken as certain percentage of the sales and they come out to be 125. Capital expenditures are nil in the first quarter. Interest and dividend payments are 50 million every quarter and the total cash disbursements are 275 plus 125 plus 50 is equal to 450.
Then for the second quarter, our accounts payables are 438, wages and taxes are 150. Now the capital expenditures 200 and the interest and the dividend payments are 50 and the total disbursements are 838. Third quarter we have payments of accounts 362, wages 163, no capital expenditure, interest and dividend payments 50 and the total cash disbursements of 575. Fourth quarter we have payments of account 338, wages and taxes 200, capital expenditures nil, interest and the dividend payments 50 and the total cash disbursements are 588. अब पिछले इन दोनों टेबल से we have the cash inflows and we have the cash outflow. Now we are coming to the bottom line and that is preparing a cash budget. So that we have prepared on this slide. Net cash inflow. First quarter we have total cash collections or the inflows 583. We have the total cash disbursement 450. So the inflows are more than the outflows. So we have net cash inflow of 133. Second quarter में we have total cash collections of 567. Total cash disbursement of 838. Disbursements are more than the collections. So we have negative inflow of 271 or the shortfall. Third quarter 633 is the collection, 575 is the disbursement and we have net cash inflow of 58. Fourth quarter में cash collections are 750, cash disbursements are 588 and we have a surplus of 162. अब overall हमारे पास cumulative picture क्या होगी for the entire year that we have reflected in this slide. The beginning cash balance first quarter is given as 100. Net cash inflow is 133. Ending cash balance is 233 and we need to maintain a minimum balance of 50. So we subtract 50 from it and the cumulative surplus is 183. Second quarter में beginning cash balance is 233 जो ending cash balance था हमारा quarter 1 का, that becomes the beginning cash balance. Net cash inflow is minus 271. Ending cash balance is minus 38. And the minimum cash balance requirement is minus 50. इसलिए cumulative हमारे पास total deficit हो गया minus 88 का. अब third quarter का beginning balance is negative 38, which is the ending balance of the quarter number 2. Net cash inflow 58. Ending cash balance is 20. अब हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50 की, सो माइनस 50 गिव्स अस क्यूमुलेटिव डेफिसिट ऑफ माइनस 30. क्वार्टर नंबर 4 बिगनिंग बैलेंस इज 20 million which is the ending balance of quarter number 3. 162 is the net cash inflow. Ending cash balance is 182. Minimum is minus 50 and the cumulative surplus is 132. So based on this cash budget, what do we see here? Okay, there are two scenarios where we have the cash surpluses and there are two scenarios where we have the cash deficits. So during this time period, for the surpluses, we have to make short-term investments in order to earn interest on that cash. And during the time period, जब हमारे पास deficit है, we need to borrow on the short-term basis. And that basically is the use of our cash budget. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि बोरोइंग जो है हम कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से सोर्सेज हैं टू फाइनेंस दिस डेफिसिट. लेकिन इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर कंक्लूड करूं, आई वुड लाइक टू समराइज कि हमने आज क्या क्या टॉपिक जो हैं वो कवर किए हैं. तो बेसिकली आज हमने बात की है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव एंड एग्रेसिव दो पॉलिसीज जो होती हैं उनको हम फॉलो करके वी ट्राई टू डिटरमिन कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट क्या होना चाहिए और हमें उस लेवल को किस तरह से फाइनेंस करना चाहिए. रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में
we keep low level of investment in the current assets and we finance our assets partially with the current liability, short term borrowing and the long term borrowing. जबकि flexible policy में we keep a higher level of current assets and we finance our assets with the long term debt. In between we have a compromise policy जिसमें हम ये कहते हैं कि certain portion of the current assets should be financed by the short term borrowing and the certain portion should be financed by the long term borrowing. Then we need to strike a balance. उसके बाद हमने बात की कि एक प्लानिंग डिवाइस है हमारे पास कैश बजट. हाउ कैन वी यूटिलाइज कैश बजट फॉर प्लानिंग पर्पसेस. कैश बजट बेसिकली इज बेस्ड ऑन द फोरकास्ट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द कैश आउटफ्लोज. Based on certain information, which is the sales and the receivable and the average collection period, we can calculate the expected cash inflows. Then based on certain information, we deal with the purchases, the payable period, our expenditures, and our capital and the current expenditure. We can calculate the cash disbursement. Cash disbursement और कैश इनफ्लो का डिफरेंस जो है दैट गिव्स अस द सरप्लस एंड द डेफिसिट इन कैश. इससे जब हमारे पास डेफिसिट हो तो वी कैन प्लान ऑन बोरोइंग एंड सरप्लस हो तो वी कैन प्लान ऑन इन्वेस्टिंग. एंड दैट बेसिकली इज द प्लान अहेड ऑफ टाइम कि कब हमें बोरो करना है और कब हमें इन्वेस्ट करना है. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. अब इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.